हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ यस आपके फेवरेट चैनल पर वीडियोस भी देख रहे होंगे, लाली मैडम की बातें सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं ना, बातें सुनने के साथ साथ समझ रहे हैं ना। यस, थैंक यू सो मच। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता रहेगा और इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की बैंक इंश्योरेंसेस, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। सो किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का संदेह अपने मस्तिष्क में बिल्कुल मत रखिएगा, पालिएगा मत और घर बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमेशा एकदम कंसंट्रेशन से आइएगा, प्रसन्नचित होकर आइएगा, वीडियो देखिएगा, समझिएगा और फिर देखिए किस तरह से आपके जो भी टेस्ट होंगे, जो भी परीक्षाएं होंगी, जो भी आप वीडियो देख लेंगे ध्यान पूर्वक, एंड आई प्रॉमिस कि आपको उस पार्ट से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी मैं कहती हूं यदि डाउट रहे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं और हम अपनी पाठ्य पुस्तिका गोधूलि का पाठ 2 शुरू कर चुके हैं। नाम तो पता ही होगा ना, विष के दांत। अब आप सोच रहे हैं आप देख भी नहीं सकती क्या? नो नो भाई, मुझे डर लगता है, आप ही देख लीजिए। अब विष के दांत क्या है, ये कहानी आप सुन चुके हैं। एक ऐसे सामंती वर्ग की चर्चा की गई है, एक ऐसे लिंग भेद या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जैसे परिवार की बात की गई है जहां पर लड़के को ही सब कुछ माना जाता है, अर्थात लड़का ही सर्वसत्ताधारी होगा। दूसरी तरफ निम्न वर्ग या जो भी नौकर चाकर हैं उनको कुछ भी नहीं समझा जाता है। पैसे के मद में आकर व्यक्ति इतना, मतलब यूं कहें कि वो बुद्धि से काम ही नहीं लेता है, उसको लगता है कि मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, इसलिए मैं ही सब कुछ हूं। ठीक है, इस तरह से उसकी सोच बन जाती है। तो यहाँ आपने देखा, इसी चैप्टर के अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। बिल्कुल आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा और प्रश्न को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर। आ जाइए मेरे साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैडम। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक विष के दांत क्यों रखा गया। विष के दांत सुनते ही सिर्फ और सिर्फ याद हो जाते हैं और बहुत अजीब सा लगता है ना। तो जो विष के दांत कहानी है उसका शीर्षक विष के दांत क्यों रखा गया? क्या उस विष के दांत के शीर्षक तो समझते हैं ना, टाइटल, उसके स्थान पर और भी कुछ रख सकते थे। चलिए देखते हैं कि क्यों ये जो विष के दांत है वो सही रखा है, किस तरह से लेखक ने ये नाम रखा है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। व्यंग समझते हैं? करारा व्यंग किया है, मतलब कटाक्ष किया है, टोंटिंग की है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। एक महल, सेन साहब, झोपड़ी, गिरधर, ठीक है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही क्या कहते हैं? बाजीगर। अरे भाई, मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है कि उनको लगता है हम जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार गए। कैसे? मदन द्वारा पिटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए
गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है कि बिल्कुल सही। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो तथाकथित जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो महलों में अपना जीवन यापन करते हैं, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, दूसरा तो कुछ नहीं। लेकिन जब यहां पर बात हुई बच्चों की तो समझ में आ गया कि आखिर विष के दांत टूट ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब का परिवार याद है आपको? 5 लड़कियां थी। उन 5 के बाद हुआ एक लड़का जो सबसे छोटा था, लेकिन इतना भेदभाव कि लड़कियों पर सारी कड़ी कानून, जो भी नियम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए थे। और जो एक लड़का था उस पर कोई कानून नहीं, उसके लिए कोई कड़ाई नहीं। अर्थात उसे जो करना होता था वो करता था, यहां तक कि वो अपनी बड़ी बहनों पर हाथ तक उठा देता था और कोई उससे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंग भेद पूरी तरह से कैद करके रखा हुआ था उनकी मानसिकता को कि लड़का सत्ताधारी होता है, लड़का वंश चलाता है, लड़का ही घर का वारिस होता है, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, नहीं रहती हैं यहाँ पर, दूसरे घर जाना ही वो, ये सारी सोच थी। इसका उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर व्यंग किया है। ठीक है, तो सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। नाम याद रखना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और सबसे छोटा जो था लड़का काशू बाबू, प्यार से जिसको खोखा कहते थे। अब देखिए प्यार से भी क्या कहा, खोखा। तो भाई बॉक्स ही कह देते, लेकिन अब वो तो काल्पनिक कहानी, मतलब लेखक की उपज है, अच्छा लगा नाम की खोखा, खाली खोखा। ठीक है, सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था, उसका जन्म बहुत बाद में हुआ था। इसी कारण से लड़के का प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़के के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था, या यूं कहें कि उस पर अनुशासन था ही नहीं, उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी, उसके लिए कोई नियम नहीं बनते थे। नियम थे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 लड़कियों के लिए, जो पूरी तरह से लिंग भेद या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक नई कार भी खरीदी थी, इतने बड़े आदमी थे उस समय। ठीक है, वे किसी को गाड़ी के पास भटकने तक नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर शामत आ जाती थी। उनकी लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, क्योंकि भाई उसको परवरिश ही वैसी मिली है। 5 लड़कियों पर पूरी बंदिशें थी, पूरे नियम थे, पूरे कानून थे। लेकिन वहीं खोखा तो खोखा थे, खोखा मतलब खाली जिन पर ना तो कोई नियमों की बंदिशें थी, ना कोई कानून थे। कहा है ना कि बुढ़ापे की आंखों का तारा। 5 लड़कियों के बाद सेन साहब और मिसेस सेन को जब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब लड़के का जन्म हुआ तो वो तो जैसे उनके लिए पूरी तरह से जिगर का टुकड़ा था। ठीक है, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से, जो कार खरीदी। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे कि जो भी नियम होते थे उस पर कोई नियम लागू नहीं होता था। उसे जो करना होता था, जैसे काम करना होता था, करता था। अगला है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की। सेन दंपत्ति क्या सोचते थे कि हमारा बेटा खोखा बड़ा होकर बॉक्स बन जाएगा। सॉरी, जस्ट किडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेन दंपत्ति की अपने इकलौते बेटे से क्या उम्मीदें थी और किस तरह की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे? सेन दंपत्ति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी।
मतलब वो अभी से इंजीनियरिंग की तरफ उसका रुझान करने में लगे हैं कि हमारा बेटा बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा, तभी जाकर वो अच्छे से पैसे कमा पाएगा, और इस तरह से जो हमारी सत्ता है, जो समाज में हमारा रुतबा है, वो इसका भी बना रहे। ये उनकी इच्छा थी। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये पाठ की पंक्तियां हैं। अब इनका हमको करना है आशय स्पष्ट कि क्यों कहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। क्यों भाई, लड़कियां कठपुतलियां क्यों हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है? देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई हैं। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं के से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी है, मतलब अच्छा संपन्न परिवार था। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है कि ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे आना है, वैसे जाना है। ठीक है, सारी की सारी नियम, सारे के सारे कानून सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। उन्हें शरारत करने की कोई छूट नहीं है, शरारत लड़कियां करती ही नहीं है, ऐसा कह के रखा है। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि लड़के के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए ये सुन लो। बाहर नहीं जाओगी, इधर उधर विचरण नहीं करोगी, किसी से बातचीत नहीं करोगी, अपनी मर्यादा में रहोगी, चुपचाप रहोगी, कोई आएगा तो घर के एक कमरे में बैठ जाओगी। ये सारी बात है कि तुम्हें ये है। ठीक है, अब क्या है, इसकी सीख दी गई है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही हैं, वहां खोखा सर्वत्र स्वतंत्र है, सर्वत्र मेरा ही राज है, खोखा खोखा खोखा। मतलब एक लौता बेटा जो 5 लड़कियों के बाद में जन्म हुआ, उसको पूरी स्वतंत्रता है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि लड़का हो या लड़की समान है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो अपने बुद्धि के साथ अपने कर्मों पर अपनी पहचान का निर्माण करता है, वो समाज में सम्मानीय होता है। अगला प्रश्न है, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। इसका अर्थ है कि कहना चाहते हैं लेखक कि यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोश परिवार है, मतलब एक भद्र। ठीक है, यहां कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है, उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में बड़ी मतलब बहुत गौर फरमाया गया और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं दी गई। जैसे उसे पढ़ना है, जैसे उसे जीना है, खेलना है, कूदना है, उठना है, जाना है, सबकी स्वतंत्रता है उसको। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए, एकदम लूज, ढीले कर दिए गए। वह इतना उच्छृंखल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। देखो हमारे बेटे ने ये किया है, देखो हमारा बेटा ऐसा है, देखो हमारा खोका ऐसा है। ठीक है, सेन ने दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा ना देकर कारखाने में बढ़ाई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था, औजारों से परिचित करवाया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार ने अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर ली और अपने सिद्धांतों को बदल दिया। अगला है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्यों, किसने कहा यह वाक्य, किसके लिए कहा यह वाक्य? सुनिए,
अब है नलिन विलोचन शर्मा जी इस पंक्ति के माध्यम से प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा है। कब की बात होगी? एक बार की बात है कि सेन साहब की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था, सिर्फ गाड़ी को छू रहा था बेचारा। तब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मदन का घुटना फूट गया। और शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से दे दी कि देखो गिरधारी का बेटा साहब आपकी गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी को गंदा कर रहा था, वो गाड़ी जिसको सेन साहब बिल्कुल भी छूने तक नहीं देते थे अपने बेटे के अलावा। इस बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हो गए और क्या कहने लगे, गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शरारती हो गया है, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने को पड़ा था। ऐसा करते हैं क्या कोई बच्चे? और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपट रहा। जब मैंने उससे कहा कि मत करो तो वो मेरे सामने भी नहीं रुका। अपने बच्चे को समझाओ। देखो ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। उसके लिए नामकरण कर दिया गया। गिरधारी लाल तो जी हाँ, हाँ जी कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है जो अपने बेटे से तो कुछ कहते नहीं है और नौकर के बेटे को दुनिया भर का भाषण लेक्चर देकर चले गए। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ नजर आ रही है। दोगलापन समझते हैं? दोहरा वर्ताव, दोहरा व्यवहार, बच्चों के प्रति ही दोहरा व्यवहार। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी एक भी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उद्दंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन, निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। ये बताई गई है मानसिकता कि किस तरह से मानसिकता होती है व्यक्ति की। अगला प्रश्न है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौन हंस, कौन कौआ, किस तरह से? क्या हंस और कौए की कहानी सुनी है आपने? बताऊंगी। अब यहां पर यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपत्ति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पता है ना, गिरधारी लाल जी का बेटा, आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। लट्टू जानते हैं? ला से लट्टू पढ़ा होगा आपने, ठीक है। खोखा, सेन साहब का बेटा खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत हुई कि मैं भी लट्टू चलाऊं, और जाने लगा उसके पास, मदन के पास। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न वर्गीय, दलित, शोषित थे। इन्हें कौओं से संबोधित किया गया है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। क्यों? क्योंकि खेल तो खेल होते हैं, भले ही कुछ भी हो। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव ना हो सका। पता है क्या हुआ? जिसको तथाकथित कौओं की जमात कहा है, उन कौओं ने हंस को शामिल नहीं किया। क्या हुआ होगा देखो जरा। अब क्या हुआ, पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया। अब उसने अपने अपमान को याद कर झूठते ही खोखा से कहा, अबे भाग यहां से, जा, बड़ा आया गाड़ी साफ करने के लिए, मुझे तेरे पिताजी ने कितना डांटा था, ऐसा बहुत बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, यहां तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है कि बच्चे जो होते हैं उनके लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार करते हैं, जो कि निश्चलता, पवित्रता और समता की ओर इशारा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? क्या कह रहे थे वो? कि अपने बेटी की डींगे मार रहे थे सेन साहब।
देखते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस लगते थे, पत्रकार। अखबार नवीस मीन्स पत्रकार। और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ कहते, उनके बेटे में सेन साहब शुरू हो गए। किसके बारे में? खोखा खोखा करते हैं वो, ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे ही बातें दोहराकर थकते ही नहीं थे कि मेरा बेटा खोखा तो इंजीनियर बनेगा। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए कि बड़े जेंटलमैन बनाने वाले, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तो ये सोच है। अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं। मदन एक गरीब बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धक्का दे दिया जाता है। वो छू कर ही तो देख रहा था। नई गाड़ी थी, कार थी, 4 व्हीलर थी, तो उसने सिर्फ छू कर देखा और ड्राइवर ने उसको धक्का मार दिया कि साहब, साहब से भी कह दिया और साहब आगे चिल्लाने के लिए, देखो जरा, जिस कारण उसे चोट आ गई। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार यही बताना चाहते हैं। अब है अगला प्रश्न, काशू। काशू मतलब खोखा। काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? काशू या खोखा और मदन के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? लट्टू। क्योंकि मदन तो अपने मित्रों के साथ लट्टू चला रहा था। अब उसी टाइम खोखा जी आते हैं, मुझे लट्टू चाहिए, अरे जा, नहीं देना। इस तरह से उनकी चर्चा हुई और एक दूसरे में झड़प हुई। खोखा ने अर्थात काशू ने मदन को मारा, घूंसा दिया, तो मदन क्या चुपचाप सोने वाला था? उसने भी काशू अर्थात खोखा को दिया घूंसा और उसके दांत टूट गए। तभी तो कहानी का शीर्षक है विष के दांत जो दिखते हैं, ठीक है। काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण था काशू का मदन से लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता है, काशू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो भी हो जाए, कि होंगे आप सत्ताधारी, होंगे आप मालिक के बेटे, हम भी वही हैं, हमारी उम्र भी वही है, हमें खेलना है या हमें नहीं देना है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कार को छू लेने से मुझे धक्का दे दिया गया तो मैं अपना लट्टू तो मैं क्यों दूं भला? तो ये जो विचारधारा है न्यायप्रिय है, वो दिखाइए। अगला है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। प्रश्न समझ में आया? देखो, सुनो ध्यान से। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, मतलब यदि किसी अमीर और गरीब की लड़ाई होगी तो अमीर जीतेगा, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, ठीक है। तो लेखक के इस कथन को क्या कहना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरिधर द्वारा बेरहमी से पीटा भी जाता है, क्योंकि सेन साहब ने शिकायत जो की। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला आता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई वृहद रूप ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है, और खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है। इस स्वाभिमान के झगड़े में झोपड़ी वाले की जीत होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि धन दौलत से सब कुछ खरीदा जाए। मानते हैं धन दौलत बहुत कुछ तो खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? बहुत हो चुका था, क्योंकि गिरधारी लाल भी मालिक की जी हजूरी कर करके थक चुका था। वो भी
अनायास ही सेन साहब उससे शिकायत करने लगते, तुम्हारे बेटे ने ये किया तो ये किया, तो वो बेचारा अपने बेटे को मारता पीटता रहता था। लेकिन जब लट्टू वाला जो दिन था, उस दिन जब खोखा और मदन की लड़ाई हुई, खोखा ने मदन को मारा घूंसा, तो मदन ने चुपचाप सहा नहीं, मदन ने भी खोखा को खोखा बना दिया, मार मार के बॉक्स बना दिया उसको, और उसके 2 दांत टूट गए। तो ये जब लड़ाई हुई, इसके बारे में सुनकर गिरधारी लाल, जो कि हमेशा अपने बेटे को सेन साहब के कहने पर मारता रहता था, कहीं उनके ड्राइवर के कहने के कारण मारता रहता था, लेकिन आज उन्होंने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो भी त्रस्त हो चुके थे इस बात से कि धन क्या हमेशा गरीबी का शोषण करता रहेगा। समझ में आया? यस, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था, नौकर थे, और उनके ही बंगले के अहाते के कोने में आउट हाउस में रहते थे। सेन साहब से जब मदन की शिकायत की जाती, तब गिरधर मदन की पिटाई कर लेता था, बहुत ज्यादा। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, क्योंकि उनके घर में ही रहता था, उनके ही यहाँ नौकर था। लेकिन एक दिन जब मदन काशू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ देता है, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था, वह उसके पुत्र ने करके दिखा दिया। इस पर उनको गर्व हुआ, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। आखिर वो भी कई दिनों से शोषण सह सहकर एकदम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका था, और आज उसके बेटे ने उस खोखे की पिटाई लगाकर उसके विह्वल या व्यथित हृदय को सुकून दिया था। अगला प्रश्न है, सेन साहब, मदन, काशू और गिरिधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब कौन था, मदन कौन था, काशू कौन था, गिरिधर कौन था? बताइए। सेन साहब मदन गिरधर का बेटा, काशू सेन साहब का बेटा। आइए देखते हैं। सेन साहब, कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं भाई, हीरो हैं। हीरो तो नहीं कहेंगे, प्रमुख पात्र, हीरो नहीं कहेंगे, ठीक है। उन्होंने नई नई गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे भाई, खासकर खोखा खोखी। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। जब भी कोई कुछ भी बात करता है, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मेरा इकलौता बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, कई तरह से भी बातें करते रहते हैं, ठीक है। अपने पुत्र के संबंध में बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की प्रशंसा पसंद ही नहीं करते हैं, हमेशा अपने बेटे की डींगे मारते रहते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। नेक्स्ट है मदन। सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है, जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब काशू उससे झगड़ता है, तो मदन भी उसकी भाषा में जवाब देता है। ईंट का जवाब पत्थर से तोड़ दिए उसके विष के दांत। काशू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है, जो 5 कन्याओं के बाद हुआ था। बहुत लाड़ प्यार में वो बिगड़ गया था। कहते हैं ना, अत्यधिक लाड़ दुलार भी व्यक्ति को पता नहीं कितना बिगाड़ देती है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक काशू ही है। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ध्यान दीजिएगा। एक बात बोल दूं। एक बात बताइए, समझ में आ रहा है? आ रहा है तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तब भी बताइए। आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए अब आ जाइए। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आपकी दृष्टि में कहानी का हीरो, नायक नहीं भाई, खलनायक की बात नहीं कर रहा है, नायक की बात कर रहा है। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। वेरी गुड, बिल्कुल मदन, पता है ना, गिरधारी लाल का बेटा। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है।
पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुल उत्पन्न हो, जो सुसंस्कृत, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब मान्य नहीं है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में भी उसका ही महत्व सर्वोपरि है। उसने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ये नहीं देखा कि खोखा मालिक का बेटा है, उसने दिया रखकर घूसा तोड़ दिए उसके विष के दांत। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। बताइए, क्या आपको सेन साहब का जो चरित्र है वो बहुत प्रभावशाली लगा? नो वे। क्या खोखा 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 का चरित्र अच्छा लगा? नो। गिरधारी लाल बेचारा मजबूर, मदन एक किरदार है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करिए जिससे यह पता चले कि कहानी व्यंग्यात्मक है। पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत हैं। जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। ये सब डींगे हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से इस कहानी में लेखक ने अपनी कलम विचारों के माध्यम से दिखावटीपन को उजागर किया है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, उसके आधार पर सोचते हैं मैं ही हूं शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म या ऊंचे कुल से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके गुणों से होती है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने चरित्र का निर्माण ऐसे करना कि एक सम्मानीय व्यक्ति बनो, है ना। आशा करती हूं बहुत अच्छे से आपने ये सुने हैं और समझे भी हैं। जो भी प्रश्न थे, उत्तर थे, वो समझ में आए हैं आपको। इसी तरह से हम हर एक पार्ट के प्रश्नों को करेंगे और बीच बीच में जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने कहा ना बेटा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, इसी तरह से हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपका और हमारा जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।